हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोडिया 91। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों जीके के 4 प्रैक्टिस सेट हम पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां पर सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और ये 20 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी बताऊंगा ना, सभी जानकारी को पूरे ध्यान से सुनना है। एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसके अलावा याद रखना इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना साजी केबी हैं। कौन है, साजी केबी हैं, ठीक है। साजी केबी, ठीक, साजी केबी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखना मुंबई में स्थित है। याद रहेगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना इसके वर्तमान अध्यक्ष है साजी केवी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। 3 जानकारी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। कब होती है, 2 अप्रैल 1990 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको स्टार्ट में ना पूरे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर पॉलिटी के मिलेंगे, फिर आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, फिर जियोग्राफी के मिलेंगे। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक पैटर्न लेकर आया हुआ है। तो 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना 1980 में भारत में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखना कि भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 1969 को। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कब, 1969 में। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। फिर इसके बाद दोस्तों 1900 का हुआ 80, ठीक है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और होता है, ठीक है। और इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं, 14 और 6 20 बैंक हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो आपके रिजर्व बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। अच्छा, इसका देखिए उस समय जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, उसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है कलकत्ता को, ठीक है। लेकिन 1937 2 साल बाद क्या होता है, इसका जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुंबई में। और आज भी कहाँ पर है, मुंबई में है। तो याद रखना वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था,
1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और मैंने आपको सारी जानकारी पहले ही बता दिया ताकि दोस्तों आपको बाद में बताने की जरूरत ना पड़े। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। उस समय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और किस एक्ट के तहत हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1 अप्रैल 1949 को क्या होता है? 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। इसका आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो हट्टी जो है दोस्तों सोने की खान है, याद रखना ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए कर्नाटक का एक जिला है दोस्तों रायचूर। कौन सा? रायचूर जिला है। वहीं पर दोस्तों ये एकमात्र चालू खदान है सोने की। कहाँ पर? कर्नाटक में। और उसका नाम क्या है? हट्टी सोने की खदान। और एक और खदान है दोस्तों कोलार, लेकिन कोलार अभी क्या है? बंद है। ठीक, तो याद रखना 2 प्रसिद्ध खदान है, कोलार और हट्टी, ये दोनों कर्नाटक में है, सोने की खदान है। और हट्टी जो है अभी वर्तमान में चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लिया है ना, ये सभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है 2023 के। ठीक, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि ये पुराने क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देखिए उसने अनुच्छेद को लिख दिया है और 89 एक को लिख दिया है, तो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो लंबी हो गई है। इससे क्या लगता है? क्वेश्चन बहुत टफ हो गया ऐसा लगता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आपसे वो सिर्फ इतना भी पूछता ना कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, छोटा सा, तो ये बहुत आसान सा सवाल लिखने लगता। लेकिन उसने थोड़ा संविधान के अनुच्छेद 64, 89 एक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना 5 वर्ष होता है। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और त्यागपत्र कौन लेता है इसका? तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है। अच्छा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, याद रखना, देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, जो सदस्य रहते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को याद रखना, भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इसने इतने सारे काम किया दोस्तों, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ना, ठीक है, तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे। ठीक, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ठीक है, लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा कि भारत में, देखिए सबसे पहली बात याद रखना, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 में होती है। इस समय कौन रहते हैं आपके गवर्नर? ये रहते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और इन्हीं लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल आता है, इन्हीं के समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आता है। और ये वही व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र में जो प्रतिबंध लगा हुआ था ना, उसको हटाया था। क्या क्या हटाया था? पहली चीज इल्बर्ट बिल लाया, दूसरी चीज प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया, तीसरी चीज जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रतिबंध लगा था उसको हटाया। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और भारत के उद्धारक की संज्ञा भी किसे दी जाती है? लॉर्ड रिपन को दी जाती है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा याद रखना, ये होती है 62 वर्ष। ठीक है, देखिए सवाल कोई भी पूछता है ना एग्जामिनर, तो बहुत होशियारी से पूछता है। क्या हुआ था जब स्टार्ट में, जब हुआ, जब
उच्च न्यायालयों की स्थापना हो रही थी तो उस समय जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा थी ना वो 60 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 15वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा नंबर का? 15वां संविधान संशोधन 1963 में होती है। कब होता है? 1963 में 15वां संविधान संशोधन होता है और जो 60 से लेकर 62 की उम्र कर दी जाती है किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 60 से 62 कब हुई? 15वां संविधान संशोधन 1963 से। और आपको पता होगा दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया है? तो भाई साहब जब भी आपको नगर पालिका दिख जाए तो याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू होता है 1 जून 1993 को। कब लागू होता है? 1 जून 1993 को लागू होता है। अच्छा, किससे संबंधित है? तो याद रखना नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 243 से 243 से लेके 243 तक, ठीक है, जेड जी तक इसका वर्णन है। किसका? नगर पालिका का। अच्छा, इसमें एक नई अनुसूची जुड़ती है 74वें संविधान संशोधन में, 12वीं अनुसूची जुड़ती है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नगर पालिका की बात आई है तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 1688 में भारत का पहला नगर निगम बना था मद्रास। ठीक है, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। ठीक, इसके बाद याद रखना दोस्तों, ये तो हो गया 74वां। अच्छा, 73वां भी याद रखना। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये भी उसी समय हुआ था और ये पंचायती राज से संबंधित था। इसमें भाग 9 जोड़ा गया। देखिए, नगर पालिका में भाग 9A और इसमें भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, और 243 से लेकर 243O तक इसका वर्णन मिलता है। एक एक शब्द पूरे ध्यान से सुनना है भाई साहब आपको, है ना, रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका, है ना। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? केंद्र की बात नहीं हो रही है, राज्य में कौन करता है? तो याद रखना इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, अनुच्छेद 178, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है और उसी में कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? तो भाई साहब सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इस समय? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फटाक से आंसर लगाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। भाई साहब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चौधरी रहमत अली ने दोस्तों याद रखना 1933, कब? 1933 नहीं, 1933 में ये क्या थे? 1933 में ही ये क्या हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के एक छात्र थे ये चौधरी रहमत अली, और इन्हीं ने दोस्तों पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो 1893 याद रख लेना। 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। एक्चुअल में दोस्तों गणेश उत्सव का मतलब ये होता है, गणेश उत्सव मनाते हैं तो बहुत सारे लोग देखा होगा आपने ना, बैठते हैं, एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था कि उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो आज़ादी की लड़ाई में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि भाई गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ करेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, और जब तक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो बात कैसी होगी। ठीक है, तो जो नए युवक थे, युवा थे, उनमें जोश भरने के लिए, फुर्ती भरने के लिए, ठीक है, उत्साह भरने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव प्रारंभ किया था। कब? 1893 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था? तो 1739, इसको रट्टा मार लो। निम्न में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 में। कहां पर किया था? दिल्ली को लूटा था इसने भाई साहब, भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। किसने? नादिर शाह ने
1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा महायान। देखिए ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, और महायान से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है? गणपति शास्त्री हैं। कौन है भाई साहब? गणपति शास्त्री। गणपति शास्त्री, गणपति शास्त्री इसके लेखक हैं, ठीक है, और ये महायान से संबंधित हैं। लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों, ये एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल था। इसका आंसर उसने दोनों माना, महायान और वज्रयान, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर है महायान ही होगा, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन में 1 और 4 दोनों रहते तो हम उसको लगाते, लेकिन यहाँ पर महायान को उसने ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी दोस्तों याद रखना कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में होती है, ठीक है, और ये ONGC एक तेल कंपनी है, उसकी प्रथम तेल रिफाइनरी थी। कौन? टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दोस्तों याद रखना, ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है गाजा स्ट्रिप। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है गाजा स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये मोलेसिस बेसिन है ना, ये है कहाँ? एक्चुअल में अलास्का के पास में, ठीक है, अलास्का अमेरिका के पास जो है ना वहाँ पर है। लेकिन भारत में एक राज्य है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम को दोस्तों मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों याद रखना, ये असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है, इसलिए मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम संबंधी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अभी अपन देखिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद कौन सी आती है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर इसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम रह रहे हैं ना भी भाई, तो यहीं तो होती है सब चीज़, मौसम घटनाएं सब यहीं होती ना। तो याद रखना क्षोभ मंडल में होता है या मौसम और जलवायु परिवर्तन। इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रखना। क्षोभ मंडल सबसे नीची परत है, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है, और समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर है वैतरणा नदी है, ठीक है। याद रखना, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली वैतरणा नदी है। अच्छा, एक और नदी का नाम सुना होगा, गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, उसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना, ये गोदावरी नदी जो है ना, ये भी नासिक के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वैतरणा इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए लास्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको पता होगा, पर्यावरण इन्वायरमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो यूजफुल लगा, आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।